गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे। नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं माँ गंगा मैया की धरती हरिद्वार में। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। दोस्तों, हरिद्वार एक बहुत ही पवित्र जगह है। माँ गंगा मैया की बहुत ही पवित्र जगह कहा गया है इस धरती को। हरि का द्वार है ये। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। असल में इस बात को समझना पड़ेगा। हरिद्वार में गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते, हमारे जो पापी ग्रह हैं उनका बुरा प्रभाव धुल जाता है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कैसे। देखिए, गंगा यानी चंद्र। गंगा का जो जल है वो चंद्र है और राहु छाया ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं और राहु केतु के प्रभाव से कई बार ऊपरी बाधाएं हमें परेशान करती हैं, हमें लग जाती हैं। और ऊपरी बाधाएं लगने पर कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार का वहम हमारे दिमाग में पलने लगता है, कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो चंद्र राहु को कंट्रोल करता है, ऐसा हमने हर ज्योतिष में पढ़ा है। लाल किताब में विशेष तौर से कहा गया है कि चंद्र राहु को शांत करता है। तो गंगा में स्नान करने से राहु जनित रोग या राहु जनित प्रकोप शांत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा स्नान करने पर पाप धुल जाते हैं। असल में पाप नहीं धुलते, पापी ग्रहों का जो बुरा असर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं। पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही साथ पापी ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो भी ख़त्म हो जाता है गंगा में स्नान करने से। दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में लाल किताब ज्योतिष के नियम के विषय में बता चुका हूं। जो नियम है, मूलभूत नियम है, वो भाग 1 और भाग 2 वीडियो में ला चुका हूं। आज मैं आपको लाल किताब ज्योतिष के अगले नियम यानी भाग 3 की तरफ लेकर जा रहा हूँ। कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी होना लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लाल किताब में एक स्थिति होती है अंधे ग्रह की। अंधे ग्रह क्या हैं? लाल किताब ज्योतिष में अंधे ग्रह के विषय में बताया जाता है। अब ये अंधे ग्रह क्या हैं या कब अंधे ग्रह
फल देते हैं या अंधे ग्रह जैसा फल देते हैं। दोस्तों, दसम भाव जिसमें मकर राशि आती है, कालपुरुष कुंडली में 10वां खाना मकर राशि का है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, यानी दसम भाव के स्वामी होते हैं शनि देव। अब यदि दसम भाव में कोई ग्रह नीच राशि का यानी नीच बैठा हो या कोई पापी ग्रह बैठा हो या दो ऐसे ग्रह बैठे हों जो आपस में शत्रुता रखते हों, आपस में दुश्मनी रखते हों, तब शनि ग्रह दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को अंधा कर देता है। यानी जब शनि ग्रह को लगता है कि उसके पक्के घर में नीच ग्रह बैठे हुए हैं या पापी ग्रह बैठे हुए हैं या ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो आपस में शत्रुता रखते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी मंगल शनि इकट्ठा बैठे हुए हों या चंद्र बुध इकट्ठा बैठे हुए हों या सूर्य राहु इकट्ठा बैठे हुए हों या बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में शनि दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों को अंधा कर देता है। और उसका प्रभाव ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो व्यवहारिक जीवन में जो कार्य करना होता है, जो काम करना होता है, उसमें मतलब उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, या ये कहा जाए कि आचरण और व्यवहार के समय ऐसा व्यक्ति अंधों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। यानी उसको जो काम करना होता है उस काम में बहुत सारी गलतियां, रोज़गार करते हुए कोई कारोबार करते हुए उसको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या सही है मेरे लिए और क्या मेरे लिए गलत है। तो सांसारिक कार्यों में फैसला लेने में ऐसा व्यक्ति असमर्थ होता है। बात को फिर से समझ लें कि दसम भाव में यदि शत्रु ग्रह बैठे हुए हों, दो या तीन शत्रु ग्रह बैठे हों, नीच के ग्रह बैठे हुए हों, पापी ग्रह बैठे हुए हों, तब शनि देव दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को अंधा कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके दसम भाव में अंधे ग्रह बैठे हुए हों, उसको सांसारिक जीवन में फैसले लेने में परेशानी आती है या सही ढंग से फैसला नहीं ले पाता वैसा व्यक्ति। अब इसका उपाय क्या है? यदि दसम भाव में दो शत्रु ग्रह यानी सूर्य और राहु बैठे हुए हों या चंद्र शनि बैठे हुए हों या मंगल और बुध बैठे हुए हों या चंद्र बुध बैठे हुए हों या बृहस्पति दसम भाव में बैठे हुए हों, तो अंधे ग्रह के फल ये ग्रह देंगे दसम भाव में। अब इनका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिनके दसम भाव में अंधे ग्रह बैठे हुए हों, ऐसे व्यक्ति को 10 अंधों को शनिवार के दिन भोजन कराना चाहिए। शनिवार को 10 अंधों को भोजन कराएं। काले उड़द, रोटी या आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और मीठा अगर उन्होंने खिलाना है तो गुलाब जामुन खिला सकते हैं। 10 अंधों को भोजन कराना ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। साल में एक बार करा दें या जब भी उनको वक्त लगे, साल में एक बार या कभी भी जीवन में एक बार ऐसे व्यक्ति को ज़रूर 10 अंधों को भोजन कराना चाहिए। अब अगला आता है आधे अंधे ग्रह। आधे अंधे ग्रह क्या हैं? आधे अंधे ग्रह में सिर्फ 2 ग्रहों को लिया जाता है। इसको रतांध ग्रह भी कहा जाता है, रतांध ग्रह भी कहा जाता है। आधे अंधे ग्रह यानी आधे अंधे ग्रह, इसमें सिर्फ 2 ग्रहों को लिया गया है। यदि कुंडली के खाना नंबर 4 में सूर्य बैठे हों और खाना नंबर 7 में शनि बैठे हों। फिर से समझ लें, यदि आपकी कुंडली में लगन भाव से गिनती करते हुए चौथे खाने में, लगन भाव कुंडली का पहला खाना है, ये बात एक बार फिर से समझ लें कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और खाना नंबर 1 से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप देखें खाना नंबर 4 में यदि सूर्य बैठे हों और सप्तम भाव में एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए ही सप्तम भाव में यदि शनि बैठे हुए हों, तब ऐसी कुंडली को रतांध ग्रह की कुंडली कहा जाता है, आधे अंधे ग्रह की कुंडली कहा जाता है। ऐसे में आप देखें ऐसा क्यों होता है उसको भी समझें।
सप्तम भाव में बैठे हुए शनि अपनी दसम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के फल को खराब करेंगे। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि दसम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे और सूर्य के फल को खराब करेंगे, यानी सुख को ख़त्म करेंगे, चौथे भाव के फल को खराब करेंगे, गृहस्थ सुख में कमी लेकर आएंगे। और जब सप्तम भाव के शनि का बुरा प्रभाव चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य पर पड़ेगा और सूर्य अपने बुरे प्रभाव को खाना नंबर 10 में डालेंगे, यानी सातवीं दृष्टि से खाना नंबर 10 को देखेंगे तो खाना नंबर 10 भी बाधित होगा, यानी रोजगार में भी बाधा उत्पन्न होगी, काम कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसी कुंडली में भी बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं काम कारोबार को लेकर। और ऐसे व्यक्ति का दिन में किया गया फैसला सही नहीं होता है, या कहें कि ऐसा व्यक्ति जब दिन में या पूर्णिमा के रात्रि में कोई कार्य करता है तो वो सफल नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि अमावस्या की रात में या रात्रि में कोई फैसला ले या रात्रि में कोई कार्य करें तो वो उसको शुभ फल देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को रात में जो फैसले ऐसा व्यक्ति लेता है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो इसका एक उपाय मैं आपको बता दूं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक शहद का कुज्जा, एक छोटी सी मटकी हो, मिट्टी की मटकी ले सकते हैं आप छोटी सी, उसमें शहद भर के आप किसी वीरान सुनसान जगह में ज़मीन में दबाते हैं तो इसके फल में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, यानी अंधे ग्रहों की जो कुंडली है उसके बुरे फल ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप एक छोटी सी मिट्टी की जो गड़बी होती है या छोटा सा लोटा टाइप में होते हो उसमें अगर शहद भर के आप वीरान जगह पे दबाते हैं। तो ये था आधे अंधे ग्रहों का फल और उसका उपाय। अब आता है धर्मी ग्रह। कुछ ऐसी स्थिति आती हैं जिसमें ग्रह अपना अशुभ फल छोड़ देते हैं, शुभ फल दें या ना दें लेकिन अशुभ फल में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति भी ग्रहों की आती है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब कुंडली के खाना नंबर 4 में, एक बार फिर से समझ लें, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए यदि खाना नंबर 4 में राहु या केतु बैठे हुए हों, राहु या केतु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों तो उनके अशुभ फल में बहुत हद तक कमी हो जाती है। खाना नंबर 4 में ग्रह शांत हो जाते हैं। या चंद्र के साथ जब भी राहु या केतु बैठे होंगे तो अपनी अशुभता को बहुत हद तक त्याग देंगे जहाँ पर वो बैठे हैं। किसी दूसरी जगह पर उसका अशुभ फल हो या ना हो, शुभ फल हो या ना हो, लेकिन जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके अशुभ फल में कमी हो जाएगी। तो क्या समझे यहाँ पे कि यदि खाना नंबर 4 में राहु या केतु बैठे हों या चंद्र के साथ में राहु बैठे हुए हों या केतु बैठे हों तो काफ़ी हद तक ऐसे ग्रहों का फल शांत हो जाता है, अशुभ फल शांत हो जाता है। तो ये था धर्मी ग्रह के बारे में हमने बात की। और राहु केतु चंद्रमा के साथ में क्यों अशुभ फल शांत कर देते हैं, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए आया था और मैंने पहले ही आपको बताया कि गंगा स्नान जब हम करते हैं, चंद्र का स्नान जब हम करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो राहु केतु पापी ग्रह हैं और जब हम गंगा स्नान करते हैं यानी चंद्र का जब साथ हमारे होता है तो ये पापी ग्रह धर्मी ग्रह बन जाते हैं, यानी पाप न खाने की करने की कसम खा लेते हैं। तो बात यहाँ पर फिर से प्रूव हो गई है। अब बात करेंगे हम कायम ग्रह की कि कुंडली में कायम ग्रह किसको कहते हैं या सबसे अच्छा ग्रह कायम ग्रह कब होता है। कायम ग्रह कब होता है? जब कोई ग्रह ठीक ठाक स्थिति में बैठा हो, अपने उच्च घर में बैठा हो जहाँ पे वो उच्च राशि हो उसकी। जैसे हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च होता है,
सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च होता है, खाना नंबर 10 में मंगल उच्च होते हैं, खाना नंबर 6 में बुध उच्च होते हैं, शुक्र खाना नंबर 12 में उच्च होते हैं, शनि खाना नंबर 7 में उच्च होते हैं। तो यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपने स्वग्रही यानी अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो, शत्रु ग्रह के साथ में ना हो, शत्रु ग्रहों की दृष्टि में ना हो, तो ऐसा ग्रह कायम ग्रह कहलाता है, यानी मजबूत ग्रह कहलाता है। और ऐसे ग्रह का फल बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है और बहुत अधिक शुभ हो जाता है जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट ना हो, शत्रु ग्रहों के साथ में ना हो। तो ये था कायम ग्रह के बारे में। अब हम बात करेंगे साथी ग्रह की। साथी ग्रह का मतलब ये होता है कि जब कोई दो ग्रह अपने भाव के अदला बदली करके बैठे हुए हों, तब साथी ग्रह कहा जाता है उसको। यानी आप देखें, अदला बदली राशि करने का मतलब ये होता है, तो मैं कह रहा था जब दो ग्रह अपने भाव या अपनी राशि को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह के भाव या राशि में अदल बदल कर बैठ जाएं, अदला बदली करके बैठ जाएं, तब वह ग्रह साथी ग्रह कहलाते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे सूर्य का पक्का घर खाना नंबर 5 है, सूर्य की राशि खाना नंबर 5 में सिंह राशि होती है। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव सूर्य का है और दसम भाव शनि का है। अब यदि शनि खाना नंबर 5 में बैठ जाएं और सूर्य खाना नंबर 10 में बैठ जाएं, यानी एक दूसरे की अदल बदल करके राशि में बैठ जाएं, तब ये ग्रह साथी ग्रह बन जाते हैं और एक दूसरे के घर में ये बुरा फल नहीं देते हैं। या ये कहा जाए कि इन दोनों को अपने घर की चिंता होती है, इस वजह से कोई भी ग्रह, इन दोनों में से कोई भी ग्रह दूसरे के घर में बैठ के बुरा फल नहीं देगा। यानी शनि सूरज के घर में बुरा फल नहीं देगा और बदले में सूर्य शनि के घर में बुरा फल नहीं देंगे। तो इनको कहा जाता है साथी ग्रह। इसके बाद होता है मुकाबले के ग्रह। मुकाबले के ग्रह कब बनते हैं? जब दो मित्र ग्रह किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों और उस भाव में कोई ऐसा ग्रह आ जाए जो उन दोनों का या किसी एक का शत्रु हो। जब दो मित्र ग्रह किसी भाव में बैठे हों और उसमें कोई एक ऐसा ग्रह आ जाए जो उन दोनों का या किसी एक का शत्रु हो, तब उन दो ग्रहों की जो मित्रता थी वो मित्रता ख़त्म हो जाती है, यानी मित्रता का भाव उनका ख़त्म हो जाता है। जैसे बुध शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए, बुध शुक्र के साथ में यदि सूर्य आकर बैठ जाए तो बुध शुक्र का साथ छोड़ देगा, क्योंकि बुध सूर्य के साथ सम होता है, इसलिए बुध शुक्र की बलि चढ़ा देगा। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब दो मित्र ग्रह किसी भाव में इकट्ठे बैठे हों, जब दो मित्र ग्रह किसी भाव में इकट्ठे बैठे हों और उस भाव में कोई ऐसा ग्रह आकर बैठ जाए जो उन दोनों का शत्रु हो या किसी एक का शत्रु हो, तब ऐसे ग्रहों की मित्रता नहीं रहती। जैसे बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। अब बुध शुक्र के साथ में अगर सूर्य आकर बैठ जाए तो बुध शुक्र का साथ छोड़ देगा और सूर्य के साथ में मिल जाएगा और शुक्र की बलि दे देगा, यानी अपने मित्र की ही बलि दे देगा। तो मुकाबले के ग्रह इस प्रकार, इनको मुकाबले का ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ सम है। अब बुध जो है सूर्य के साथ सम है, या ये कहें कि सूर्य यहाँ पर बली है, ताकतवर है। तो बुध जिसको बेपेंदी का लोटा भी कहा जाता है, यानी दल बदल जाता है, मौका देखकर यह पार्टी देखता है कि कौन सी मजबूत है, उस तरफ हो जाता है। तो बुध सूर्य के साथ हो जाएगा और शुक्र को
छोड़ देगा मरने के लिए। तो दो मित्र ग्रह उस टाइम पे अपनी शत्रुता रख लेते हैं जब कोई तीसरा ग्रह ऐसा आ जाए जो इन दोनों में से किसी एक का शत्रु हो या दोनों का शत्रु हो। तो ये था मुकाबले के ग्रह के बारे में। अब इसके बाद आता है टकराव के ग्रह। टकराव के ग्रह कौन से होते हैं? लाल किताब में हर एक ग्रह अपने से 8वें ग्रह पर, जिस भाव में वह ग्रह बैठा हुआ है उस भाव से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर टक्कर की दृष्टि रखता है, टकराव की दृष्टि रखता है। यानी अपने भाव से अष्टम भाव में एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 8वें भाव में यदि उसका कोई मित्र ग्रह बैठा हो या शत्रु ग्रह बैठा हुआ हो तो 8वीं दृष्टि से वो ग्रह जो देख रहा है, यानी मान लिया जाए लगन में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लिया लगन में मंगल बैठा हुआ है और 8वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, तो मंगल 8वीं दृष्टि से शुक्र पर टक्कर की दृष्टि मारेगा, यानी टक्कर की दृष्टि होगी 8वें भाव में। और ऐसे में चाहे अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह मित्र हो चाहे शत्रु हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा, उसको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। ऐसा लाल किताब में बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे नुकसान पहुँचाएगा। तो यदि मंगल लगन में बैठा हुआ है और 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो 8वें भाव के शुक्र को खराब करेगा लगन में बैठा हुआ मंगल। या अगर हम इसको ऐसे देखें, मान लिया जाए चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 11वें भाव में बृहस्पति के मित्र चंद्र बैठ जाएं, तो बृहस्पति की 8वीं दृष्टि, हर ग्रह की 8वीं दृष्टि होती है, ये बात भी समझ लें आप। लाल किताब में हर ग्रह 8वीं दृष्टि से देखता है और यह टक्कर की दृष्टि है। वैसे तो मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि और चौथी दृष्टि मंगल की होती है, लेकिन लाल किताब में हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर टक्कर की दृष्टि मारेगा, यानी ऐसी दृष्टि डालेगा कि उसको तबाह कर देगा, चाहे वो मित्र हो चाहे उसका शत्रु हो। तो जैसा मैंने बताया, बृहस्पति यदि चौथे भाव में बैठे हों और उसके मित्र 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो बृहस्पति की 8वीं दृष्टि चंद्र पर पड़कर चंद्र को नुकसान पहुंचाएगी, यानी माता को कष्ट आ सकता है, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, मन परेशान रह सकता है। तो 8वीं दृष्टि का फल इस प्रकार होता है, टक्कर की दृष्टि, इसको टकराव के ग्रह कहा गया है। शक्की ग्रह। अब ये शक्की ग्रह कौन से हैं? शक्की ग्रह का मतलब है यदि कोई ग्रह अपने पक्के भाव को छोड़कर किसी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो वह शक्की हालत का होता है। जब कोई ग्रह अपने पक्के भाव को छोड़कर, पक्के घर को छोड़कर किसी अन्य भाव में अपने घर में बैठ जाए तो वो शक्की ग्रह होता है। और ऐसे ग्रह के शक का फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी उसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है और उसके शक का फ़ायदा हम ले सकते हैं, यानी उसका उपाय करके उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो ये था शक्की ग्रह। इसके बाद अगले ग्रह होते हैं बुनियाद के ग्रह, बुनियादी ग्रह। बुनियादी ग्रह का मतलब ये है कि हर ग्रह अपने से 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को, अपने से 5वें भाव पर बैठे हुए ग्रह को मित्रता की दृष्टि से देखेगा, चाहे वह उसका शत्रु ही क्यों ना हो, उसका वह फ़ायदा ही करेगा, उसका नुकसान नहीं करेगा। ऐसा लाल किताब में बोला गया है। इसको जैसे आप समझें, जो ग्रह एक दूसरे से 5वें भाव या 9वें भाव में बैठे हों वह एक दूसरे की सहायता करते हैं। समझ ले एक बार, जो ग्रह एक दूसरे से 5वें या 9वें भाव में बैठे हों वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वे शत्रु ही क्यों ना हों। यानी लगन भाव में बैठे हुए राहु भी 5म भाव या 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह की सहायता करेंगे, उसके फल में वृद्धि करेंगे। यदि लगन में राहु बैठे हैं और सूर्य अगर 5म भाव में बैठ जाएं तो 5म भाव में राहु सूर्य को ग्रहण नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी मदद ही करेंगे। तो ये था आपके
बुनियाद के ग्रह के बारे में, यानी एक दूसरे के फल को नष्ट नहीं करते हैं। ऐसे ग्रह, बुनियाद के ग्रह फल, एक दूसरे के फल को नष्ट नहीं करते हैं जब वो एक दूसरे से 5वें या 9वें बैठे हुए हों। तो ये आज मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, आप इन चीज़ों को कंठस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि लाल किताब ज्योतिष करते हुए आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और लाल किताब ज्योतिष करते हुए आप इन चीज़ों का जब प्रयोग करेंगे, जब इनको आप फार्मूलों को आप उसमें डालकर देखेंगे, कुंडली में प्रयोग करके देखेंगे, तो आपको इनका पता चलेगा। और शुभ फल आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म कुंडली के ग्रहों से कैसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे होने लग जाएगी जब आप इन फार्मूलों को यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो थी वो लाल किताब ज्योतिष के मूलभूत नियम भाग 3 थी। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी मैं वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाता रहूं और आपको सबसे पहले वो जानकारी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बोल दूं कि कभी कभी जब आप परेशान हों या किसी तरह की आपके ऊपर मुसीबतें ज़्यादा आ रही हों, तो एक बार आप माँ गंगा की भूमि हरिद्वार ज़रूर आएं और यहाँ पर स्नान करके देखें। आपको एक अलग सी एनर्जी प्राप्त होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके कष्ट काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। यदि आपके ऊपर राहु का किसी प्रकार का प्रकोप है, राहु आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में है या लगन भाव में है या अष्टम भाव में है, तो एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे इसके। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।